हेलो। सो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो अभी हम क्या कवर कर रहे हैं? अभी हम कवर कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर कर रहे हैं। और अभी तक हमने इसके 3 लेक्चर्स बना दिए हैं। पहला क्रोनोलॉजी का था, दूसरा स्टोन एज का था, तीसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। अब हम बात करते हैं थर्ड लेक्चर की। और ये है इसमें क्या, मैंने बोला था कि अब स्टार्ट होगा आपका वैदिक एज। क्या स्टार्ट होगा? वैदिक एज के बारे वैदिक एज के बारे में, ठीक है। तो ये है एडवेंट ऑफ आर्यंस। आर्यंस थे, वो आए, उन्होंने इस एज को लेके आए। वैदिक एज कहाँ से प्रारंभ हुआ? जब आर्यंस आए। कहाँ पे? इंडिया में, ठीक है। तो हम बात करते हैं एडवेंट ऑफ आर्यंस की। एडवेंट ऑफ आर्यंस की हम बात करते हैं। आर्यंस स्टार्टेड टू अराइव इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाई 1500 BC फ्रॉम सेंट्रल एशिया और स्टिपीज ग्रासलैंड। मैंने पहले ही आपको बताया था कि 1800 BC में क्या हो गया था। 1800 BC में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या हो गया था? खत्म हो गया था, पूरी तरह से समाप्त हो गया था। कोई नामो निशान भी नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी खत्म हो चुकी थी। फिर आर्यंस थे, वो उन्होंने स्टार्टेड टू अराइव, आना शुरू किया। कहाँ? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। कहाँ से आ रहे थे? सेंट्रल एशिया से आ रहे थे। आप एशिया जानते हो? एशिया का कॉन्टिनेंट पूरा, उस एशिया का सेंट्रल पार्ट, उस एशिया कॉन्टिनेंट का सेंट्रल, आप मैप में देख लो एशिया कहाँ है, उस एशिया का सेंट्रल जो पार्ट है, वहाँ से आर्यंस आने लगे, ठीक है। आर्यंस आने लगे कहाँ? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अच्छा, इस चीज़ को इस चीज़ पे एक क्या बोलते हैं, सीरीज भी बनी है, भारत एक खोज नाम से। अगर आप एंशियंट हिस्ट्री और हिस्ट्री पे एक बना है ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बुक है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। उसके उस पर उन्होंने श्याम बेनेगल को तो आप जानते थे। तो इन्होंने भारत एक खोज नाम से क्या बनाया है? इन्होंने एक बनाई है प्लेलिस्ट, यूट्यूब पे पड़ी है, भारत एक खोज। तो आप यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो भारत एक खोज। आपको एक पूरा हिस्ट्री, एपिसोड वाइज हिस्ट्री का वहाँ पे कंटेंट है। तो जब वो आप देखोगे ना, वहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा कि आर्यंस कौन थे और कैसे आए और क्या चीज़ें उनके लिए इम्पोर्टेंट थी। तो बहुत अच्छे से आर्यंस को, मतलब एक जिस तरह से नाटक नहीं होता, तो नाटक के फॉर्म में उन्होंने वहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो आप भारत एक खोज देखना, आपको सही लगेगा हिस्ट्री पढ़ने में, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ऐड कर रखा है इसको। नेक्स्ट है देवर नोमैडिक एंड पेस्टोरलिस्ट, कैटल वाज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ। इसके पहले मैंने क्या बताया था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में कृषि, कृषि जो थी वो क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ थी। बट इस एज में, जब वैदिक एज आया, जब आर्यंस आए, तो उनके लिए क्या थी? कैटल जो थी वो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ थी। जो जानवर थे वो क्या थे? उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या थी? वेल्थ थी। देवर नोमैडिक, वो नोमैडिक थे। नोमैडिक एक तरह से खाना बदोश बोलते हैं ना, खाना बदोश, नोमैडिक, नोमैडिक। देवर नोमैडिक एंड पास्चुरलिस्ट, कैटल वाज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ। तो जानवर क्या था उनके लिए? उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ थे। आपसे बार बार पूछा जाएगा कि आर्यंस, 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 आर्यंस थे कौन? कौन थे आर्यंस? तो आर्यंस जो थे वो एक तरह की लिंग्विस्टिक कम्युनिटी थी। लिंग्विस्टिक कम्युनिटी थी। तो एक पूरा का पूरा ग्रुप था जो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज से रिलेट करता था। तो जिसमें से 3-4 अलग अलग लैंग्वेज थी, बट वो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज थी। तो उन सारी लैंग्वेज को जो बोलते थे, वो सारे कबीलाए या वो सारे का सारा जो ग्रुप था, उसको एक साथ हम बोलते थे कि ये क्या है? आर्यंस है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे हिंदी है, तो हिंदी में क्या होती हैं? कई भाषाएं हिंदी से रिलेट करती हैं, जैसे अवधी हो गई, ब्रज हो गई। तो ये सारे के सारे बोलने वाले लोगों को अगर हम बोल दें जैसे कि ये पूर्वांचल के लोग हैं, तो उसी तरह से एक आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज थी जो उसको बोलते थे। उस पूरी की पूरी कम्युनिटी को, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी को हम बोलते थे कि क्या है? ये आर्यंस है। और आर्यंस कहाँ से आए थे? आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए थे। और कैटल उनकी क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या थी? वेल थी। फॉर देयर कैटल दे वर ऑलवेज इन सर्च ऑफ गुड पास्चर लैंड। अब कैटल होगी तो कैटल को क्या होना चाहिए? खाना चाहिए। अब जब कैटल को खाना चाहिए तो उन्हें क्या चाहिए? ऐसा लैंड चाहिए जहाँ पर बहुत सारी घास हो, या कैटल के बहुत सारा अनाज हो, मतलब खाने के लिए, जानवरों के खाने के लिए बहुत सारा लैंड हो, ग्रास लैंड टाइप का। तो वो चाहिए। और वो आपको पता है गंगा के मैदानों में और यमुना के मैदानों में कितना सारा है। तो ये इस तरह का लैंड है। तो वो उनके लिए काफ़ी अच्छा था।
और इसी खोज में वो भटक भी रहे थे और फिर वो इंडिया आ गए, तो उन्हें इस तरह से गुड पास्चर लैंड उन्हें यहाँ देखने को मिला। तो उसके आगे फिर उन्होंने स्टार्ट किया अपनी जर्नी, वो देखते हैं। द टर्म आर्यंस स्टैंड्स फॉर द लिंग्विस्टिक कम्युनिटी हु स्पोक द आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। मैंने पहले ही बताया, जो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं वो सारे के सारे आर्यंस हम बोलते थे। आर्यंस कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। और कैटल क्या थी? उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट विल थी, और कैटल के चारा के लिए वो यहाँ वहाँ भटक रहे थे, और इसी चक्कर में वो कहाँ आ गए? वो इंडिया के कॉन्टिनेंट में भी आ गए। आर्यंस वर एबल टू डिफीट इंडिजिनस पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडिजिनस का मतलब उस समय जो कुछ रही होगी इंडिया में, जो भी पॉपुलेशन, जो भी लोग रहे होंगे, बाय दियर असेज ऑफ सुपीरियर ब्रॉन्ज टूल्स। तो उन्होंने उनको क्या किया? उनसे लड़ाई झगड़ा किया, उनको हराया। और हरा क्यों पाए? क्योंकि उनके पास ब्रॉन्ज टूल्स अच्छे थे। ब्रॉन्ज टूल्स क्या थे? सुपीरियर क्वालिटी के ब्रॉन्ज टूल्स उनके पास थे, विच इंक्लूडेड इवन मेल कोट्स एंड हेलमेट्स। उनके पास हेलमेट्स भी थे, कोट्स भी, तो जिससे वो अपना बचाव भी कर पाते थे। तो अच्छे टूल्स थे, अच्छे औजार थे, और बचाव करने के भी उनके पास बहुत सारे तरीके थे, और इसलिए वो लड़ाई में क्या हो रहे थे? सक्सेस हो रहे थे, और वो वहाँ जो पहले वहाँ पॉपुलेशन रहती थी उनको वो उन्होंने हराया। मोर ओवर देवर यूजिंग हॉर्सेज। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो घोड़े भी लेकर आए थे। अब कैटल तो था ही उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ, तो कैटल में बहुत सारे कैटल थे, जिसमें से उन्हें हॉर्स के बारे में भी पता था। तो हॉर्स का तो पता ही है लड़ाइयों में कितना यूज होता है, तो देवर यूजिंग हॉर्सेज। उनके पास हॉर्स थे, घोड़े थे, उन्हें घुड़सवारी भी आती थी, तो वो उनका यूज करते थे। और हार्स ड्रिवन उन्होंने चैरियाट्स बना रखे थे, यानी घोड़े से जो रथ बनता है ना, वो बना रखे थे। तो जब उसका यूज करेंगे तो भाई कितना टफ होगा उनको हराना। आप सोच रहे हो, एक नीचे लेकर के तलवार लेके खड़ा है, और एक चैरियट पे बैठ के, मतलब रथ पे बैठकर घोड़े के साथ इतनी स्पीड में जा रहा है। तो और अच्छे टूल्स भी उसके पास हैं, और उसके पास बचाव करने का भी साधन है, तो आप उससे कैसे जीत पाओगे? तो नहीं जीत पाओगे। इसलिए उन्होंने क्या किया? यहाँ के लोगों को हराना शुरू कर दिया, और अपना कब्जा करना शुरू कर दिया, जो हमेशा से होता रहा है। एक इंसान दूसरे के साथ क्या करेगा? लैंड के लिए कब्जा, मारपीट, ये तो बहुत पुराने से है। फिर जब इनका खत्म हुआ तो फिर राजा आए, राजाओं ने वही काम किया। और अभी जब राष्ट्र आए तो राष्ट्र भी क्या कर रहे हैं? वही काम कर रहे हैं। जैसे देखो, रसिया यूक्रेन का भी वार चल रहा है, तो हमेशा से यही रहा है, सब लड़ाइयाँ झगड़ा तो होना ही रहा है। विच प्रोवाइडेड स्विफ्टनेस टू दियर आर्मी। और जब उनके पास घोड़े से बने हुए जो क्या थे? रथ थे, तो जाहिर सी बात है उनके पास स्विफ्टनेस थी, मतलब बहुत तेज दौड़ते थे घोड़े, तो उनके पास रफ्तार थी, और रफ्तार के आगे आप नहीं जीत पाओगे। तो उनके पास रफ्तार थी। अगर रफ्तार से वो एक एक बार आपके सामने रथ लेके आ गए, तो उन्हें हथियार भी जरूरत नहीं है यूज करने की, आप ऐसे ही चले जाओगे उनके सामने। Initial Aryans were concentrated in the northwest part of the Indian subcontinent, which includes areas like कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, वेस्टर्न यूपी। तो स्टार्टिंग में क्या थे? वो कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, वेस्टर्न यूपी, इसी सब एरिया में फोकस कर रहे थे, और बाद में उन्होंने बाकी एरियाज पे फोकस किया। आर्यंस आफ्टर अराइविंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट स्टार्टेड टू कंपोज वेदा इन संस्कृत। मैंने बताया कि आर्यंस जब यहाँ आए, उन्होंने क्या किया? संस्कृत लैंग्वेज में उन्होंने क्या कर दिया? और मैंने बताया ना, आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज जो थी वो संस्कृत से मिलती जुलती थी। तो फिर उन्होंने संस्कृत में क्या किया? संस्कृत लैंग्वेज में उन्होंने वेद को क्या किया? कंपोज करना स्टार्ट किया, और बाद में इसी संस्कृति को हमने क्या बोला? वैदिक संस्कृति बोला, वैदिक काल बोला, वैदिक एज बोला। द फर्स्ट वेदा टू बी कंपोज वाज ऋग्वेदा। ये तो आपको पता ही है कि जो सबसे 4 वेद हैं टोटल, और जो सबसे पहला वेद कंपोज किया गया था वो ऋग्वेद है। विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, सबसे पहला है और सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ। और इस एक ऋग्वेद के आधार पर हमने 2 भागों में बांटा है, कि जहाँ पे ऋग्वेद था एक, तो वो अर्ली वैदिक था। उसके बाद के लेटर वैदिक में बाकी तीनों वेद लिखे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली आर्यंस। इनिशियली वेदा वाज एन ओरल कॉम्पोजिशन कॉल्ड श्रुति। तो स्टार्टिंग में ऐसे वेद क्या थे? वो लिखे हुए नहीं थे, ऐसे कंपोज्ड नहीं थे। स्टार्टिंग में वेद कंपोज्ड नहीं हुआ करते थे, वो श्रुति के फॉर्म में चलते थे। यानी एक लोग क्या करते थे? एक लोग याद करते थे वेद को, और फिर वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या कर देते? पास कर देते थे नेक्स्ट जनरेशन को। और इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे जो उस समय प्रिस्टली क्लास ही इस पर पूरा अधिकार जमा के बैठा था, तो प्रिस्टली क्लास ही में ही मेनली ये सारी चीज़ें होती थी, वही वेदों को पढ़ते लिखते थे। तो इसीलिए देखो आप, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, तो जो 4 वेद याद कर लिए चतुर्वेदी, 3 वेद याद कर लिए त्रिवेदी, 2 वेद याद कर लिए तो द्विवेदी। तो श्रुति के फॉर्म में चलता था, ऐसे कंपोज नहीं था। बाद में कंपोज किया वेद व्यास ने, ऐसा बोलते हैं, तो बाद में कंपोज किया गया ये वेद। इन ऋग्वेदा हिमालय माउंटेन्स आर मेंशन्ड एज हिमवंत पर्वत।
हिमालय बहुत पहले से है और बहुत पहले से इसके बारे में लोगों ने गुणगान करना शुरू कर दिया था, तो वेद में भी इसके गुणगान मिलते हैं और वहाँ पे इसको हिमवंत पर्वत कह के संबोधित करते हैं, हिमवंत पर्वत। इट आल्सो मेंशन सप्त सिंधु, सप्त सिंधु के बारे में भी वहाँ पे क्या है डिस्कस्ड है। और सप्त सिंधु क्या थी वो नेक्स्ट पेज में हम देते हैं। सप्त सिंधु क्या थी? सप्त सिंधु में सात नदियों का समूह। सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों का समूह। 7 नदियां कौन सी थी? इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, सरस्वती। ये 7 नदियां थी, पर ये आज का प्रेजेंट डे नेम है। पहले इनको ये नाम नहीं बोला जाता था। पहले इंडस को सिंध, झेलम को वितस्ता, चेनाब को अस्किनी, रवि को पारुसनी, ब्यास को विपाशा, सतलज को शतुद्री और सरस्वती को नदी राना या हरखावती क्या करते थे हम बोलते थे। ठीक है। अब जब आर्यंस आ गए, उन्होंने वेद लिखना स्टार्ट किया, तो वहां से हमारा क्या स्टार्ट हुआ? वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ। तो इस वैदिक पीरियड को भी हमने 2 भागों में बांटा है। 1500 से लेकर 1000 बीसी को हमने बोला है अर्ली अर्ली वैदिक पीरियड। और अर्ली वैदिक पीरियड में क्या लिखा गया? ऋग्वेदा लिखा गया, ऋग्वेदा लिखा गया, ऋग्वेदा लिखा गया। तो इकोनॉमी क्या थी? इकोनॉमिक ड्यूरिंग ईवीपी। हम फिर से वही बात करेंगे सारी चीज़ों का, जो भी कॉल हम डिस्कस करेंगे, जो भी इरा हम डिस्कस करेंगे, उसमें उसकी पॉलिटी क्या थी, उसकी इकोनॉमिक क्या थी, उसका सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, उसका रिलीजियस स्ट्रक्चर कैसा था। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो अर्ली वैदिक पीरियड के भी हम इकोनॉमी की बात करेंगे पहले। तो मैंने पहले ही बताया कि कैटल वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वेल्थ ऑफ अर्ली आर्यंस। कैटल ही उनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेल्थ थी। और इसका इंपॉर्टेंस हाईलाइट है बहुत सारे वर्ड्स में एसोसिएटेड विद कैटल मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में बहुत सारे शब्द ऐसे मेंशन किए गए हैं, उनके टर्म देखा, उनके मतलब समझना। जैसे गोपा है, गोपा ऋग्वेद में लिखा गया। गोपा का क्या मतलब है? काऊ। गोपजन्य का मतलब क्या है? मास्टर ऑफ काऊ। दुहित्री का मतलब क्या है? मिल्चर ऑफ काऊ। और गोधुमा का मतलब क्या है? द वन विच जर्मिनेट्स इन काउ डंग, यानी व्हीट। एक तरफ से गोधुमा क्या था? व्हीट था। जो व्हीट था, गेहूं था, मतलब जो कि जर्मिनेट होता है, उगता है इन काउ डंग। गोधूली क्या थी? गोधूली एक शाम का समय होता है ना, द टाइम व्हेन काउ रिटर्न्स टू इट्स सेट डस्क। तो वो गोधूली का समय होता है। अगर आप कृष्णा जो बोलते हैं ना, गोधूली गोधूली, आप जब आप पढ़ते हो तो ये क्या होता है? शाम के समय का एक होता है ना, शाम होती है ना, दिन होता है ना, रात होता है, तो जो बीच का समय होता है गोधूली। अघन्या, नॉट टू बी किल्ड। अघन्या का मतलब होता था नॉट टू बी किल्ड, नॉट टू बी किल्ड। ठीक है। तो ये टर्म है ऋग्वेदा में, इनका कुछ मतलब है जो इस तरह से आप समझो कि इनका ये मतलब है। नेक्स्ट है गविष्ठी भी था। गविष्ठी का मतलब था सर्च फॉर काउज। अगर आप काउज में कोई सर्च, गायों के सर्च में जो रहते थे उनको बोलते थे गविष्ठी। इवन बैटल्स वर फॉट फॉर सिक्योरिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कैटल्स। उस समय जानवर को ही पाने के लिए जो लड़ाइयाँ भी थी, वो भी बैटल्स जो थी, लड़ाइयाँ जो थी, वो भी किस लिए लड़ी जाती थी? कैटल्स के लिए लड़ी जाती थी, कि हमें कैटल्स जीत लेने हैं दूसरे से। लैंड के लिए लड़ाई नहीं होती थी, कैटल्स की लड़ाई होती थी। द अदर इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कमोडिटी इन दिस पीरियड वाज बार्ले, यव। तो बार्ले था, जौ था जिसको बोलते हैं जौ, एंड व्हीट नोन एज गोधुमा। मैंने पहले ही बताया गोधुमा क्या था? व्हीट था। व्हीट को गोधुमा बोलते थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्या थी? कमोडिटी थी, व्हीट और जौ। देयर वाज नो फॉर्मल सिस्टम टैक्सेशन। कुछ ऐसा टैक्स का जुगाड़ नहीं था उस समय, मतलब टैक्सेशन वगैरह नहीं था। बट पीपल वॉलंटरली हेल्प द चीफ ऑफ द कम्युनिटी। लेकिन हमेशा से क्या था? एक जो कम्युनिटी थी उनका एक चीफ हुआ करता था, और उस चीफ के लिए वो कुछ देते थे, जिसको उस चीफ के लिए भी वो क्या करेंगे? कुछ सामान देंगे, तभी तो वो चलाएगा, मतलब कम्युनिटी को हेड करेगा ना। तो विच वाज नोन एज बाली, जिसको हम बाली या भाग बोलते थे। तो जो चीफ ऑफ कम्युनिटी को लोग देते थे, बाकी बचे लोग जो चीफ ऑफ कम्युनिटी को देते थे, उसको हम क्या बोलते थे? बाली बोलते थे या भागा बोलते थे। ठीक है। पॉलिटी क्या थी? अर्ली वैदिक पीरियड में पॉलिटी कैसे चलती थी? द हेड ऑफ द आर्यन ट्राइबल कम्युनिटी वाज नोन एज राजन। और ये जो ना चीफ ऑफ कम्युनिटी था, ये क्या था? राजन था। इसको क्या बोलते थे? राजन बोलते थे। द हेड ऑफ द आर्यन ट्राइबल कम्युनिटी वाज नोन एज राजन, उसको राजन बोलते थे। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क था ये पता लगाना और बैटल्स ऑर्गेनाइज करना, मतलब कहाँ लड़ाई किसके साथ लड़नी है और कहाँ पे कितने जानवर मिल सकते हैं। तो वो सारे चीजें जो है ये अपना डिसाइड करता था। कौन? राजन। लार्ज नंबर ऑफ कैटल्स, कहाँ से कितने ज्यादा जानवर हम लड़ करके किससे जीत सकते हैं, तो ये सब डिसाइड करता था, ऑर्गेनाइज करता था। कौन? राजन। राजन। और बाद में चल के आप देखोगे कि यही राजन क्या हो जाता है? सत्ताधारी हो जाता है, और वहां से मोनार्की स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत पावरफुल बनता जाता है टाइम के साथ। ठीक है। द राजन वाज असिस्टेड बाई, राजन अकेले ही नहीं था कि जो कुछ भी मन में आया डिसीजन ले लिया। नहीं, 3 समितियां रहती थी इस तरह से, मतलब 3 इस तरह से उन्होंने वो बना रखे थे,
स्ट्रक्चर बना रखे थे जिनसे वो सलाह मशविरा करके काम करते थे। तो एक तो सभा थी जो सबसे इम्पोर्टेंट थी और इसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, पर ये सबसे ज़्यादा डिसिसिव थी। तो सभा वाज द मोस्ट डिसिसिव असेंबली, जो सभा कहती थी वही माना जाता था। और इस सभा में कंपोज्ड ऑफ एल्डर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, और जो समाज के जो बूढ़े लोग थे, मतलब ज़्यादा उम्रदराज जो लोग थे, वो इसके पार्ट हुआ करते थे, और जो ये सभा बोलती थी वही राजन करता था। बोथ मेल एंड फीमेल और पार्ट ऑफ दिस असेंबली, ये अच्छी बात थी कि यहाँ पे महिलाओं को भी स्थान मिला हुआ था। ठीक है। देन है समिति। समिति में क्या था, नंबर वाइज इट वाज इंक्लूसिव, नंबर वाइज में तो बहुत ज्यादा था, मतलब लोग इसमें बहुत ज्यादा थे, लेकिन ये लेस डिसिसिव थी इन नेचर, मतलब सभा सभा का जो निर्णय था उतना इफेक्ट नहीं करता था समिति का जितना सभा का करता था। और इसमें सिर्फ मेल्स थे, मतलब यहाँ से फीमेल को गायब कर दिया उन्होंने, यहाँ से क्या कर दिया, लड़कियों का महिलाओं का जो है जो प्रतिनिधित्व था समिति में नहीं था अर्ली वैदिक पीरियड में। देन है विधाता। विधाता में क्या था, इट वाज अ कोहेसिव एंड स्मॉल असेंबली विच इंक्लूडेड बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। अगेन विधाता में मेल्स भी थे, फीमेल भी थे, और इसका एग्जैक्ट फंक्शन किसी को पता नहीं है, पर ऐसा बोला जाता है कि ऋग्वेद में कुछ जगहों पे जो मेंशन है उससे पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं रिलीजियस जो डिसीजंस थे कि कौन सा कर्मकांड करना है, कौन सा यज्ञ करना है, कौन सा हवन करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें, और ये जो शास्त्रार्थ वगैरह, ये सारी चीज़ें विधाता में होती रही होंगी, ऐसा अनुमान लगाते हैं। किसी को एग्जैक्ट नहीं पता कि विधाता क्यों बनाया गया था। ठीक है। इसके बाद बैटल ऑफ दसराजन, एक ये बहुत बड़ा इंसिडेंट आता है जहाँ से हमारा भारतवर्ष एक राष्ट्र की कल्पना स्टार्ट हुई, मे भी ये कह सकते हो। तो ये बैटल ऑफ दसराजन था जहाँ से भारतवर्ष बना। कैसे बना, देखो, भारत जो थी वो भारत था, भारत जो थी वो क्या थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल क्या थी, आर्यन ट्राइब थी उस समय पे। और इसका जो रूरल रूलर था, रूलर का मतलब जो राजन था भारत ट्राइब का, वो कौन था, सुदास था। राजन बोलते थे ना, जो हेड ऑफ कम्युनिटी रहता था। तो भारत कम्युनिटी थी, भारत कम्युनिटी थी, और उसका हेड कौन था, सुदास था। और सुदास को अभी क्या करना था, मैं बताया ना कि अभी आने वाले समय प्रिस्टली क्लास बहुत खतरनाक तरीके से नियंत्रण करने वाली है। राजा का सारा डिसीजन प्रिस्टली क्लास, और प्रिस्टली क्लास और राजन मिलकर के आपस में सारे काम करने वाले हैं। तो हैड टू टेक अ पॉलिसी डिसीजन, यहाँ पे उसे एक डिसीजन लेना था कि हेड प्रिस्ट किसको वो नियुक्त करे भारत क्लान में। मतलब एक हेड प्रिस्ट होता था, अब हेड प्रिस्ट के लिए क्या बहुत सारे नॉमिनेशन थे, जिसमें दो ऋषि थे। सुदास गिव द कोवेटेड पोजीशन टू हेड प्रीस्ट ऑफ टू वशिष्ठ ऋषि इंस्टेड ऑफ विश्वामित्र। आपको पता है हमारे जितने भी पुराण ग्रंथ हैं उसमें वशिष्ठ और विश्वामित्र, इन दोनों का नाम बहुत बार आता है, और बहुत ज्यादा फेमस क्या थे ये ब्राह्मण थे, बहुत ज्यादा फेमस ऋषि थे, ये संत थे, मतलब बहुत ज्यादा फेमस थे, वशिष्ठ भी और विश्वामित्र भी। अब दोनों के बीच में अगर आपको चुनना हो तो आप किसको चुनोगे, आप नहीं चुन पाओगे, आपको किसी न किसी को एक को हेड बनाना पड़ेगा। तो सुदास ने क्या किया, वशिष्ठ को बना दिया। अब ये दोनों ही अपने आप को, मतलब भाई अपने आप में पूरी संस्था थे, तो विश्वामित्र भी अपने आप में पूरी संस्था, वशिष्ठ भी। तो विश्वामित्र क्या हो गए, इससे गुस्सा हो गए। ह्यूमिलेटेड विश्वामित्र परसुएडेड 5 आर्यंस, उन्होंने बोला कि अब मैं सुदास को हरा ही दूंगा। फिर उन्होंने क्या किया, 5 आर्यन को लिया, 5 आर्यन को लिया, और 5 नॉन आर्यन राजन को लिया, और उन्होंने सुदास के साथ क्या कर दी, फाइट स्टार्ट कर दी। बट जीत तो नहीं पाए। एज सच दसराजन वार वाज फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर पारुष्णी। कहाँ पे लड़ाई हुई है, पारुष्णी नदी पे लड़ाई हुई, पारुष्णी नदी पे लड़ाई हुई। पारुष्णी का नाम क्या था, पारुष्णी का नाम था, पारुष्णी का नाम क्या था, यहाँ पे अभी आया था। पारुष्णी का नाम, पारुष्णी का नाम क्या था, पारुष्णी का नाम था, ठीक है। तो ये लड़ाई कहाँ पे हुई, पारुष्णी पे हुई। इन विच सुदास डिफीटेड दसराजन, जिसमें सुदास ने क्या किया, दसराजन को हरा दिया। आफ्टर दिस वार द एंटायर टेरिटरी वाज नेम्ड आफ्टर हिज क्लान, भारतवर्ष, यहाँ से भारतवर्ष बना। मोटा ये हम पूरा कह सकते हैं कि भारतवर्ष यहाँ से बना जब दसराजन युद्ध हुआ। 5 आर्यन थे, 5 नॉन आर्यन थे। किसने इकट्ठा किया था, विश्वामित्र ने। विश्वामित्र को हेड ऑफ प्रिस्ट नहीं बनाया था सुदास ने, इसलिए उन्होंने क्या किया, ये लड़ाई लड़ी किससे, सुदास से। सुदास ने इस बैटल में जीत हासिल की, और उस पूरी की पूरी कम्युनिटी जो 5 5 10 10 राजाओं का जो पूरा का पूरा एरिया था और कैटल था, वो सब का सब किसका हो गया, सुदास का हो गया। और फिर सुदास की कम्युनिटी पहले से ही बहुत मजबूत थी, भारत ट्राइब, अब और बड़ी हो गई वो। तो उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, पूरा का पूरे क्लान का नाम उन्होंने भारत वर्ष रख दिया, और यहाँ से एक तरह से भारत वर्ष बना। सोसाइटी ड्यूरिंग, सोसाइटी क्या थी, सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द लाइंस ऑफ कुल 20 ग्राम। तो सोसाइटी में क्या था, कुल था, और कुल से मिल करके क्या बना होगा, 20, 20 से क्या बन जाता था, ग्राम।
कुल जो था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट थी सोसाइटी की। आज भी आप सुनते हो कि ये मेरा कुल है, ये मेरा कुल है। तो आज भी आप ग्राम का कॉन्सेप्ट, गांव का कॉन्सेप्ट, ग्राम का कॉन्सेप्ट आज भी है, कुल का कॉन्सेप्ट आज भी है, तो हो सकता है वहीं से आया हो। हेड ऑफ द फैमिली वाज कुलापा, और जो फैमिली का हेड था उसको कुलापा बोलते थे। हु वाज द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। ये बहुत सारों तक चला कि जो फैमिली का एल्डेस्ट मेल मेंबर होगा, मेल मेंबर है, मेल मेंबर, जो फैमिली का सबसे बड़ा मेल मेंबर होगा उसे कुलापा बोलते थे तभी, और बाद तक भी यही चला, वो हेड ऑफ द फैमिली हुआ करता था। सोसाइटी क्या थी, पैट्रियार्कल थी इन नेचर, होनी ही थी, बट वुमेन वर हाईली रिस्पेक्टेड इन सोसाइटी। लेकिन महिलाओं की हालत इतनी भी खराब नहीं थी, उन्हें भी रिस्पेक्ट मिलता था। वुमेन enjoyed पॉलिटिकल राइट्स एज देवर मेंबर्स ऑफ सभा एंड विधाता। भले ही वो समिति के में महिलाएं नहीं हो, पर फिर भी सभा में थी, और सभा ही मोस्ट डिसिसिव असेंबली थी। सभा की सारी बातें मानी जाती थी, तो अगर सभा में महिलाओं का योगदान है तो मतलब उनके पास पॉलिटिकल राइट्स थे। वुमेन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन एजुकेशनल डिस्कोर्स सिमिलर टू मेल्स। मतलब वो पढ़ाई लिखाई के कामों में, शास्त्रार्थ के कामों में भी भाग लेती थी। और इसका एग्जाम्पल भी साफ साफ मिलता है लोपामुद्रा के रूप में। वॉज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ दिस टाइम नोन फॉर द डिबेट एंड डिस्कशन। और लोपामुद्रा को हराना डिबेट और डिस्कशन में आसान नहीं था, तो एक तरह से नारी शक्ति का जो था उस समय बहुत प्रदर्शन दिखता है। और लोपामुद्रा उस फ्लैग बियरर टाइप का है कि वो उसको लेकर के आगे बढ़ती हैं। वी हैव नॉट कम अक्रॉस एनी इंस्टेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज जैसा कुछ नहीं होता था, चाइल्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट बाद में आया। वैदिक पीरियड में कोई चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी ड्यूरिंग दिस पीरियड। लॉ मैरिज का कॉन्सेप्ट था, कितनी एडवांस थी, ये भी देखो कितने एडवांस लोग थे। चाइल्ड मैरिज नहीं था, लॉ मैरिज का कॉन्सेप्ट था, विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट था। तो ये एडवांसमेंट होता है जब सोसाइटी में, तो ये सारी चीजें होती हैं वहाँ पे। तो लॉ मैरिज का भी कॉन्सेप्ट था, अलाउड था, और उसको हम गंधर्व विवाह बोलते थे, whereby both males and females were allowed to choose their spouses but from their own community। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन था कि अपनी ही कम्युनिटी से चुनना है, दूसरी कम्युनिटी से नहीं चुनना है। तो अपनी कम्युनिटी में आप किसी से भी प्रेम विवाह कर सकते हो, ये अलाउड था गंधर्व विवाह के रूप में। और ये बहुत सालों तक चला। आज भी लोग बोलते हैं कि अपनी कास्ट में शादी करनी है, दूसरी कास्ट में शादी नहीं करनी है, या फिर क्या बोलते हैं, अपने ही वर्ण में शादी करनी है। तो ये जो कम्युनिटी सिस्टम था कि अपनी कम्युनिटी में शादी करनी है, ये इवन आज तक भी डीप रूटेड है इंडियन सिनेरियो में। आप भारत में आज भी डीप रूटेड है, आज भी लोग अपनी ही कम्युनिटी में शादी करना पसंद करते हैं, अपनी ही कास्ट में शादी करना लोग आज भी पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है वहीं से ये चीजें क्या हो आ गई हो समाज में। पर अभी तो क्या हो रहा है, अभी तो ये पूरा का पूरा ग्लोबलाइजेशन जब से चल चुका है, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आ चुका है, तब से ये बहुत सारी चीजें टूट भी रही हैं। बहुत सारे जो परंपराएं थी जो पहले से हैं वो बहुत सारे टूट भी रही हैं। विडो रीमैरिज वाज अलाउड। विडो रीमैरिज जो था वो क्या था, अलाउड था। मतलब विधवा महिलाएं फिर से विवाह कर लेती थी, और इसको नियोग विवाह बोला जाता था। क्या नाम दिया गया था, नियोग विवाह। वेयर बाई द विडो वाज अलाउड टू गेट मैरिड विद द यंगर ब्रदर ऑफ डिसीज्ड हस्बैंड। जिसमें क्या था कि जो पति मर गया, जिसका पति मर गया, वो पत्नी क्या थी, उनको एडवाइज ये किया जाता था कि आप उसका जो छोटा भाई है, जो मर गए हैं, उनका छोटा भाई हो तो आप क्या कर लो, उससे शादी कर लो, ऐसा बोला जाता था। नियोग विवाह के अंतर्गत वो रीमैरिज होती थी। आप किसी और से भी कर सकते हो, पर ऐसा ज्यादातर करते थे। मोरओवर इफ सी हैड अ सन आउट ऑफ फर्स्ट मैरिज देन सी वाज सजेस्टेड नॉट टू गेट मैरिड। पर अगर आपके पास बेटा, अगर आपके पास है आप पहली मैरिज से, तो फिर उससे सजेस्ट किया जाता था कि आप शादी ना ही करो तो बेहतर है। पर पूरी तरह से रोक नहीं थी, अगर उसकी इच्छा थी शादी करने की तो वो कर सकती थी, ऐसा कुछ वो बंदिश नहीं थी। ठीक है। स्लेवरी का कॉन्सेप्ट तो था, स्लेवरी का कॉन्सेप्ट तो हमेशा से रहा है। अब लोग समझ पाए या ना समझ पाए, स्लेवरी का कॉन्सेप्ट तो हमेशा से रहा है। आज क्या है, आज प्रोफेशनल रूप में आपको स्लेवरी दिखती है। आप अपने 8 घंटे 9 घंटे आप देते हो, किसी के यहाँ काम करते हो और आपको सैलरी मिलती है। तो एक तरह से ये भी सैलरी सिस्टम, ये भी क्या है, स्लेवरी सिस्टम ही, बट अलग तरीके से है। वहाँ पे स्लेवरी सिस्टम अलग तरीके से। तो स्लेवरी तो हमेशा से चलनी है। Slavery was rampant at this point of time. There were two types of slave at this point of time। एक था दास और एक थे दस्यु। आप देख रहे हो, दास और दस्यु दो तरह के स्लेव्स हुआ करते थे, एक दास और एक दस्यु। दास कौन से स्लेव थे, डिफीटेड आर्यंस वर दास। वो आर्यन में से ही बहुत सारे लोग क्या कर देते थे, आपस में लड़ाई करते थे भाई। सेम कम्युनिटी में भी लड़ाई करते थे, अलग कम्युनिटी में भी लड़ाई करते थे। तो जब आर्यंस लोग आपस में ही लड़ाई करते थे, तो उसमें जब एक हारता था दूसरे से, तो दूसरा वाला पहले को क्या बना लेता था, अपना गुलाम बना लेता था, और उसको दास बोलते थे। पर अगर डिफीटेड
जो पर्सन थे वो नॉन आर्यंस थे, उनकी सेम उनकी कम्युनिटी से नहीं थे, नॉन आर्यंस से थे, तो वो क्या बोलते थे, वो दस्यु। सेम कम्युनिटी के लोग थे तो दास बोलते थे, अलग कम्युनिटी के लोग थे तो दस्यु बोलते थे। तो ऑन सेवरल ओकेशंस दास वर गिवन फेवरेबल ट्रीटमेंट बट दस्यु वर पनिश्ड हेवली। कहीं ना कहीं एक स्लाइड जो है रहता ही है, एक वो रहता है ना कि हृदय में थोड़ा सा ममता तो रहती ही है अपनी कम्युनिटी के लिए, ऐसा ऐसा बोलते हैं लोग। जैसे भाई अगर किसी का बेटा है तो बाप का हमेशा एक सॉफ्ट एंगल होता है अपने बेटे के लिए, कोई दोस्त है तो उसका अपना सॉफ्ट एंगल होता है अपने दोस्त के लिए, तो ये हर जगह होता है। अगर रिश्ते हैं तो उसमें एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होगा। तो अगर सेम कम्युनिटी के लोग हैं तो आर्यंस के लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर था, इसलिए वो थोड़ा सा फेवरेबल ट्रीटमेंट करते थे जो दास होते थे, जो अपनी कम्युनिटी के लोग थे। लेकिन जो दस्यु थे, जो उनकी कम्युनिटी के लोग नहीं थे भाई साहब, उनको तो ऐसे पनिश करते थे कि लगता है कि खत्म ही कर देंगे सबके सबको। और ये दिखने को भी मिलता है और अच्छे खासे तरीके से देखने को मिलता है। देयर इज अ कॉमन ऑफ दस्यु हत्या विच मीन्स मास किलिंग ऑफ दस्यु। मास किलिंग समझ रहे हो, एक साथ इकट्ठा करके खत्म कर देते थे, मार देते थे, 100 100 200 500 500 की ऐसी भीड़ में खत्म कर देते थे, जिसको दस्यु हत्या बोलते थे। तो मास किलिंग होती थी, मास किलिंग। रिलीजियस प्रैक्टिस में देख लो, अर्ली वैदिक पीरियड में क्या रिलीजियस प्रैक्टिस थी। अर्ली वैदिक पीपल पर्सनिफाइड द एलिमेंट्स ऑफ नेचर इनटू गॉड, एज सच फॉलोइंग इंपॉर्टेंट डिविनिटीज इमर्ज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अर्ली वैदिक पीरियड में लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा विज्ञान विज्ञान का नॉलेज था नहीं, तो जो कुछ भी उन्हें दिखता था कि भाई सन है तो सन भगवान हो गए, पानी है तो पानी भगवान हो गए, आग है तो आग भगवान हो गए, तो जो कुछ भी नेचर में उन्हें दिखा जो उनकी हेल्प कर रहा था उन्होंने उसको क्या कर लिया, भगवान मान लिया। जैसे इंद्र हो गए पानी के देवता, गॉड ऑफ थंडर, पुरंदर, ठीक है। तो गॉड ऑफ रेन मतलब बरसात करने वाले देवता हैं, पानी के देवता, क्योंकि फसल क्या पानी से उगती थी, तो पानी का उन्हें कुछ पता नहीं कि कैसे बरसात होती है, उन्हें क्या पता बादल कैसे बनते हैं, उन्हें नहीं पता था, तो उन्होंने भगवान मान लिया। तो गॉड ऑफ रेन एंड थंडर स्टॉर्म थे, आल्सो नोन एज पुरंदर, पुरंदर भी इनको बोलते थे। ही ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, पुरंदर का मतलब होता है ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी मेंशन्ड मोर देन 250 टाइम्स इन ऋग्वेद, मतलब बहुत ज्यादा महत्व था। क्यों? क्योंकि कृषि का भी महत्व आगे चलता, कैटल का जितना महत्व था, कैटल खाएगी क्या, कैटल तो खाएगी अनाज ही, और अनाज किससे उगेगा, जब बरसात होगी घास फूस उगेगी तभी ना खाएगी। तो सबसे ज्यादा इसीलिए इंपॉर्टेंस किसका रहता था, जल का, जल का रहेगा क्योंकि अनाज उसी से होना है, इसलिए इंद्र का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो 250 टाइम से ज्यादा ऋग्वेद में इनका क्या आता है, नाम आता है, जो बड़ी बात है। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिविनिटी थी गॉड ऑफ फायर। तो दूसरा जो था सबसे इंपॉर्टेंट आग थी, तो आग जो थी वो क्या थी, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट डिविनिटी थी, और ही वाज कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गॉड मेंशन्ड मोर देन 200 टाइम्स इन ऋग्वेद, 200 बार इनका नाम आता है। वरुण थे गॉड ऑफ वाटर, पानी के देवता, ही वाज वर्शिप्ड फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम और कॉस्मिक ऑर्डर। चौथे थे गॉड ऑफ विंड, वायु देवता, वायु देवता को बोलते थे मित्र। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस डिविनिटीज सन गॉड भी थे, सूरज भगवान भी थे, उनको भी पूजा जाता था। पुषाण वाज द गॉड ऑफ एनिमल्स, पुषाण थे, पुषाण थे जिनको गॉड ऑफ एनिमल्स करके उस समय पूछते थे, ठीक है। देयर वर फीमेल डिविनिटीज भी थी, जिनमें एक अदिति थी जिनको गॉडेस ऑफ डे बोलते थे, उषा थी, गॉडेस ऑफ डॉन थी, गॉडेस ऑफ डॉन थी, मतलब जो सुबह होती है वो, सवेरा, उषा बोलते हैं ना, उषा काल है, सवेरा। तो ये अभी देखो आप, लड़कियों के नाम भी होते हैं अदिति, उषा, ये सब, तो हो सकता है वहीं से ये नाम अभी तक रिप्लिकेट हो रहे हों, ठीक है। तो काफी इफेक्ट दिखता है हमारा अर्ली वैदिक पीरियड का और लेटर वैदिक पीरियड का, मतलब वैदिक एज का आज के समाज पे भी बहुत सारा इफेक्ट दिखता है। निशा था, निशा का मतलब हो गया गॉडेस ऑफ डस्क, गॉडेस ऑफ डस्क, निशा, निशा, कितना अच्छा नाम है निशा। सावित्री गॉडेस ऑफ सनलाइट, सावित्री भी थी गॉडेस ऑफ सनलाइट। और सावित्री के बारे में तो बहुत सारा क्या लिखा है, गायत्री, गायत्री मंत्र ही है जो गॉडेस सावित्री को क्या है डेडिकेटेड है। तो गायत्री मंत्र कंपोज्ड बाय विश्वामित्र, मैंने बताया ना विश्वामित्र कितने प्रभावशाली जो थे पृष्ठ थे, मतलब ब्राह्मण थे, और इनको सुदास ने क्या किया था, बाहर कर दिया था, बट विश्वामित्र ने कंपोज किया है। वाज डेडिकेटेड टू सन गॉड एंड गॉडेस सावित्री। तो जो सूर्य भगवान हैं और जो सावित्री हैं गॉडेस ऑफ सनलाइट हैं, उनको डेडिकेट किया है विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र। और आज भी देखोगे आप गायत्री मंत्र का बहुत महत्व, तो बहुत सारे जगहों पे लोग ओम भूर्भुवः स्वः ये क्या करते हैं, प्रिंट करके रखते हैं, और बहुत सारे लोग इसका पाठ भी करते हैं, और सच में ये काफी रिविजनेटिंग मंत्र है, आपको काफी अच्छा लगेगा इसको जब भी आप इसको करते हो,
इसका नाम लेते हो तो, ठीक है। द मोड ऑफ वर्शिप वाज थ्रू offering sacrifices and performance of yajna which was involved recitation of prayers and mantra. The objective of worship was material gain and not spiritual purpose. तो तब के लोग भी बहुत सारा, जैसे आज लोग भगवान मंदिरों में जाते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं अपने लिए, कोई पैसे के लिए, कोई बच्चे के लिए, और कोई जॉब के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, कोई कोई एग्जाम पास कर जाए, तो इस तरह से आज भी लोग पूजा करते हैं मंदिरों में जाकर, अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करते, तो तब भी करते थे। और ये है मटेरियल ग्रेन, ये कोई स्पिरिचुअल पर्पज के लिए नहीं होता। तो ये मटेरियल ग्रेन के लिए तब भी क्या करते थे लोग, यज्ञ करते थे, हवन यज्ञ पूजन ये सब किया करते थे। और मोड ऑफ वर्शिप क्या था, सेक्रीफाइस और करते थे, और क्या करते थे, यज्ञ करते थे। तो यज्ञ तो आपको पता ही है ना, आज भी योग करते हैं ना, जब करते हैं कि ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए यज्ञ कर रहे हैं, तो ये मंत्र और जाप जो था वो क्या था, इसीलिए होता था। तो वो आज भी, वो सिस्टम आज भी लागू है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है वैदिक एज से ही ये सारी चीजें आई हों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेटल गेन के लिए ये सारी चीज़ें होती थी, स्पिरिचुअल पर्पज से इनका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से अर्ली वैदिक पीरियड हमने क्या किया, फिनिश किया। और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड। हम देखेंगे कि वो कौन सी और चीज़ें थी जो अर्ली वैदिक पीरियड से चल करके लेटिक वैदिक पीरियड में बदल गई। अर्ली वैदिक पीरियड अच्छा था या लेटर वैदिक पीरियड अच्छा था, मतलब चीज़ें अच्छी हुई या और ख़राब हो गई। और लेटर वैदिक पीरियड खत्म क्यों हुआ, मतलब उसके बाद वैदिक एज के खत्म होने का क्या कारण था, ये भी हम पढ़ेंगे। भाई इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है वैदिक एज में, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये खत्म हो गया, मतलब कुछ तो रहा होगा। तो वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। और ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैंने पहले बताया है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। शुभम@ऑफिशियल पे आप जाओ, वहाँ पे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और शुभम@ऑफिशियल पे जाओ और क्या कर लो, आप वहाँ से जा करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर लो और रख लो, आपके काफ़ी काम की होगी। बहुत शार्ट और सिंपल तरीके से ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो आप दोबारा रिफ़र करने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो रिवीजन ईजी हो जाएगा, आपका आपका रिवीजन ईजी हो जाएगा। और अगर आप नोट कर रहे हो खुद से, देन इट्स वेरी वेरी गुड। ठीक है, ओके। तो ठीक है, शुभम@ऑफिशियल से आप ये डाउनलोड कर लेना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और सब्सक्राइब करोगे तो नई वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। और अभी तो ये जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी तो एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत सारा कुछ आना बाकी है। तो सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।